अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का अस्पहाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारजा मोहतरम जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे शो में तशरीफ़ ला रहे हैं। बात ये नहीं है, बात हार या जीत की हरगिज़ नहीं होती। बात तो ये होती है जुनैद कि देखो, ये जो कहते हैं ना कि हम वोटों की वजह से हार गए हैं, बिल्कुल झूठ, बेबुनियाद, बल्कि एब्सोल्युटली रबिश। वो क्या है? वहाँ पर बैठे हैं, तशरीफ़ रखें। क्या हो गया आज आपको? मैं माफी चाहता हूँ, इधर बैठना है हमने। आप खैरियत से? जी क्या बात है, बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। कोई परेशानी नहीं, परेशानी किस बात की भाई? एक सीट जीतने पे इन्होंने इतना वावेला कर दिया, तो जो हम सैकड़ों और सीटें जीत के बैठे हुए हैं। जुनैद, बात पता है क्या है? बात ये करने वाली है। आपका हालचाल क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे आप नजदीक से तो ज्यादा चिट्टू लगते हैं। मेरा ख्याल है वहाँ बैठ के बात करने ज्यादा मौसर बात है। तो बैठे ना जा रहे थे, असल में रास्ते में इन्होंने रोक लिया। तो बात ये है कि ये शोर मचा रहे हैं कि हम जीत गए, पैसे के जोर पे जीते हैं ये लोग। तो हम ये कहते हैं कि क्या पैसा हमारे पास नहीं? क्या हम जमहूरी अमल से हटके इस तरह की हरकत नहीं कर सकते थे? मगर हमने नहीं की। हम जमहूरी लोग हैं। पीटीआई जमहूरियत पे यकीन रखती है। हमने पैसा नहीं बहाया, बल्कि एक पाई तक नहीं लगाई, वरना पैसा क्या नहीं है हमारे पास? अरे रेल पेल है पैसे की। अभी मुल्तान से लाहौर तक कितने पैसे लगते हैं वाला मोटरवे पे? 650 रुपया। पूछिए मुल्तान वालों से, खुद अपनी जेब से देते हैं। अच्छा, कभी वहां इनकार नहीं किया, शोर नहीं मचाया, नकद 650 पकड़ाते हैं उनको। लेकिन शाह जी, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, सेनेट के लिए जो वोट बिके हैं वो 8-8, 10-10 करोड़ रुपए में बिके हैं। आप 650 को लेके बैठे हुए हैं। हाँ, वो तो करोड़ों की बात भी अगर करनी हो तो आप अगले शो में बुला लीजिए जहांगीर तरीन साहब को। और बहुत से लोग हैं, पैसों की रेल पेल है जिनके यहाँ, मगर हम जमहूरियत को और पैसे को अलग अलग रखना चाहते हैं। आप यकीन मानेंगे, जब मैं असेंबली के इजलास में जाता हूं तो अपना बटुआ गाड़ी में रख के जाता हूं, क्योंकि हम पैसे को और जमहूरियत को अलग रखना चाहते हैं। हम पैसे को और जमहूरियत को मद्गम होता नहीं देख सकते। मगर ये पाकिस्तान की जमहूरियत का सयाह तरीन दिन, जिस दिन पैसा जीत गया और जमहूरियत हार गई। इस वक्त मेरी आंखें नम हैं। इसलिए कि वोट कम है? नहीं, इसलिए कि ये जमहूरियत के ज़ेरो बम है, जबकि जमहूरियत के अलंबरदार हम हैं। याद रखो जुनैद, जब तक इस मुल्क की हुक्मरानी पे जमहूरियत का राज नहीं होगा, ये मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। शाह मुख्तसर ये है कि आप इलेक्शन हार गए। भाई नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम आपको बताते हैं असल बात क्या हुई। असल बात ये हुई कि जो हमारे वोट थे, जो हमारे वोट थे वो हम ही को मिलने चाहिए था। ये बात ठीक है। माफ करना, तो लगता है टापे दे के मुजफ्फरगढ़ जा रहे हो। माफी चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। असल में हम हार का सुन के जज्बाती हो जाते हैं, क्योंकि ये हार झूठ है। थोड़ा सा पानी पी लें, ये गुस्सा आपकी पर्सनालिटी के लिए ठीक नहीं शाह जी। अबे ओ 2 बूंद पानी में तैरने वाले इंसान, तुम्हें क्या मालूम कि मुल्क की मोहब्बत क्या होती है? ये पाकिस्तान की तारीख का कर्बनाक दिन है। जमहूरियत के अलंबरदारों ने बदमस्त हाथी की तरह जमहूरियत को रौंद डाला, बल्कि मिद डाला, बल्कि फेर डाला, बल्कि तार तार कर डाला, बल्कि तार क्या मनी आर्डर कर डाला, बल्कि लीरो लीर कर डाला। इसी लीर के हवाले से शायर ने सदियों पहले कह दिया था, मैं लीर कराइया लीर का, मेरा तन मन लीरो लीर।
शाह जी, इस्लामाबाद की नशिस्त हारने ने आप पर खासा नफ्सियाती असर डाला, वरना मैंने आप जैसी शुस्ता उर्दू बोलने वाले बंदे के मुंह से फेना, मिद देना, लीरोली ये कभी नहीं सुना। जुनैद, महज मैं ही नहीं, इस वक्त पूरी कौम कैफियत सख्ता में अंगुष्ठ बदलना है के बनिया की। जुनैद, जो शख्स पूरी पाकिस्तानी कौम की आंख का तारा बना हुआ था, हम हफीज शेख की बात कर रहे हैं। वो कौमी असेंबली के अंदर वोटिंग वाले दिन इस तरह फिर रहा था जैसे स्टेडियम में छपाई पेड़े बेचने वाला फिर रहा हुंदा है। पेड़े से हमें याद आया, हम 4 लड्डू अपनी जेब में डाल के आए थे कौमी असेंबली में वोट डालने के दिन। 4 लड्डू क्यों? सोचा ये था कि अभी हफीज शेख की जीत अनाउंस होगी, एक लड्डू तो वजीर आजम इमरान खान के मुंह में चला जाएगा, बाकी एक को आधा आधा करके शेख रशीद साहब और हफीज शेख साहब को दे दूंगा। बाकी रह गया एक। नहीं शाह जी, 2 रह गए ने। एक मैं अपने लिए लेके आया हुआ। ये हमारे लड्डुओं के हिसाब किताब में दरफुंतनी मत छोड़ो। शाह साहब, खाने पीने के मामले में उसकी काउंटिंग परफेक्ट होती है। नहीं जुनैद, हमारा माल उस पे हक भी हमारा है। अच्छा, बाकी जो एक है जी। हमने सोचा था कि उससे सारी कैबिनेट का मुंह मीठा करा देंगे, चूंकि आधे से ज्यादा लोगों को तो शुगर है। शाह जी, एक लड्डू से सारे अरकान? लड्डू कोई कम नहीं होता। अगर आप उसको खोल के गिनने बैठे तो उसमें मेरा ख्याल है कम से कम 4-5 हजार दाने होते हैं। वो क्या सियाने कहते हैं कि दाना दाना मिलके लड्डू बन जाए। वैसे शाह जी, इधर भी ले आते लड्डू, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। हमारे घर में एक जहर की शीशी है, उस पे आपका नाम लिखा हुआ है। दाने खिला दाने दे, पे लिखा- मांग रहा है तो लड्डू लाओ इधर पेंसिल, इस पे नाम लिख के इसके मुंह में दे दो। अच्छा शाह जी, असल बात तो ये कि आपके साहबजादे ज़ैन कुरैशी जो थे वो हफीज शेख के पोलिंग एजेंट थे, बल्कि बाद में उन्होंने रिकाउंटिंग का मुतालबा भी किया था। तो क्या बना फिर? जुनैद, आपको मुबारक हो, बल्कि आप लोगों को मुबारक हो, बल्कि हम कहेंगे कि पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो कि उनको ज़ैन कुरैशी की सूरत में एक इंतहाई ज़ी-शऊर, मुदब्बर, मतीन, फतीन, ज़हीन, आला, अरफा, दूर अंदेश सियासतदान मिल के आए। जब तक सूरज चांद रहेगा, ज़ैन कुरैशी तेरा नाम रहेगा। ये नारा आपने कोई दिल से नहीं लगाया। जिस जोश के साथ आप जिए भुट्टो कहते हैं ना, उस तरह नहीं कहा आपने। चलो जान दियो, जिस तरह भी लाया है, लाया ते है सू। चलिए, आपकी सारी बातें सार आंखों पे दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप इलेक्शन तो हार गए हैं ना। फतीदगी के ऊपर मरहूम के लवाहिकीन मरहूम की तारीफें कर रहे होते हैं। ऐसा बंदा बीच में से कहता है सारी बातें ठीक हैं, मगर मेरा इसने 35,000 देना था। बंदा पूछे तू ओसले चुप कर रहो, कुलां दे बाद मंग लवी। सीधी सीधी बात है, हफीज शेख साहब हार गए बस। उन्हों दा मुंह ही हार ना लाए। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਨਕ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਪੜਨ ਵਾਲੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਵੜ सियासत ਵਿੱਚ गए ਨੇ। बल्कि हम आपके शो में ये बताए देते हैं कि हमें कोई घबराहट नहीं, हमें कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं। हमने अल्लाह के फजल से जुर्रतमंदी की तारीख रकम कर दी है। हमारे पीटीआई की आला बल्कि आला तरीन क़यादत ने, यानी मैं और इमरान खान ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का
ऐलान किया है और इंशाअल्लाह ताला हम ये जीत के दिखाएंगे। लेकिन शाह जी, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो वजीर आजम ने हासिल करना है ना, आपने तो नहीं हासिल करना। मगर इसका फैसला तो आला तरीन क़यादत ने किया है और आला तरीन क़यादत में इमरान खान के साथ अगर शाह महमूद कुरैशी न डाले तो असर नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह जैसे कमर कस में तुख में अलसी न डाले तो कोई असर नहीं होता। और जुनैद, आपको यह सुन के भी खुशी होगी कि जिन लोगों ने सेनेट के इलेक्शन में हमारे साथ धोखा किया है, जिन्होंने हमारी आंखों में धूल झोंकी है, हमने उनको दबोच लिया है और दबोचिया भी मनके दे उत्तों इंशाअल्लाह हम चंद दिनों में उन्हें बेनकाब करेंगे ताकि आइंदा पाकिस्तान में कोई जमहूरियत की राह में रखना न डाल सके। वाह जी वाह शाह जी, ए रखना की हुंदा है? जदों मैं डंडा मार के सुझाया ना तेरा टखना, फिर तेनू पता लगेगा चन मेरे मखना कि की हुंदा ये रखना। हद हो गई है, हम सेनेट का इलेक्शन हार गए हैं और आप हमारी डिक्शनरी चेक कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। इसमें बहुत बड़ा जुर्म जो है ना, वो बाअसर कह लो या जो बहरहाल किसी ना किसी तरह से प्रिविलेज्ड माँ बाप है उनका भी है। बजाय ये कि अपने बच्चों को वो इस बात की तलकीन करें कि तुम एक आम आदमी हो, वो खुद अपने बच्चों को कहते हैं कि जहां पर भी कोई मसला हो मेरा नाम ले देना। तुम जानते हो मैं कौन हूं? जी जी यार आई। आप जानते हो मैं कौन हूं? आप टीवी वाले हैं? आप जानते हो मैं कौन? बड़े भाई हैं आप। तुम जानते हो? बीमार है हद हो गई है तुम्हारे वाली। सर जी, मैनू नहीं पूछ रहे, मैं कोई ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बचपन तो खेड रहे हैं। मैं यार आप लोगों को एक इंतहाई संजीदा मसले पर बात करने के लिए क्यों दे रहा हूँ और आप लोग मुझे झुकते लगा रहे हैं। तुम्हारा क्यों ही कॉमेडी है? ये कौन सी सीरियस बात है? नहीं, बहुत सीरियस बात। ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारी सोसाइटी का। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? ये वो जुमला है जो पाकिस्तान के सरकारी दफातर में और पाकिस्तान की शाहराहों पे ट्रैफिक पुलिस के सामने, पुलिस के सामने सबसे ज्यादा बोला जाता है। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? तो ये बात तुम्हारी ठीक है, मगर फिर जो अगला कहता है कि तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, उसके बाद फिर पुलिस 3-4 दिन ला के दस दी भी ते है। नहीं, 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 नहीं। ये बताने वाले की महारत होती है कि वो कितना अच्छा अक्स डाल लेता है दूसरे पे। अगर वो महारत से कह देता है ना मैं कौन हूँ, तो अच्छा भला पुलिस वाला एक बार डरता जरूर है। किसी भी पुलिस वाले से पूछ के देख लो, वो डरता जरूर है। अब ऐसे ये ज्यादातर मैंने कराची में देखा। कराची में चूंकि MQM का दौर रहा है, तो वो जो है ना जी, कोई भी लड़का, मैं मेरे साथ मेरा एक कजन था, तो उसको पुलिस वाले ने रोका है। उसने बड़े आराम से, पता नहीं कौन सा गली नंबर फलाना, सेक्टर नंबर फलाना कहा है, वो बेचारे पुलिस वाले ने उसकी तरफ देखना भी बंद कर दिया, उधर को देखना शुरू हो गया। कराची में जब MQM का तूती बोलता था तो इतना ही कहते थे, मुझे नहीं जानते, मैं सेक्टर इंचार्ज का हमसाया हूँ, बस इतना ही काफी था। हमसाया हूँ, सेक्टर इंचार्ज हो तो बहुत फौरन छोड़ देते थे बेचारे। अच्छा, हमारे यहाँ देखो ना कि कैसे कैसे कॉम्प्लेक्सेस है। पूरे निजाम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है इस एक जुमले ने। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? मैं एक दिन यहाँ से जा रहा था, माल से मैंने टर्न लिया, तो मैंने एक ट्रैफिक वार्डन को, उसने हाथ देकर लिफ्ट ली, मेरे साथ बैठ गया। तो मैंने कहा कि यार तुम मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि कितने लोगों को रोकते हो, तो कितने फीसद लोग ये कहते होंगे कि जनाब तुम मुझे जानते नहीं है, सिफारिश का ये कहते होंगे। तुम कहते हर 3 में से 1, हर 3 में से 1 बंदा जरूर कहता है हमें कि तुम मुझे जानते नहीं हो। और अगर हम पूछ लें कि तुम नहीं जानते, बता दें आप कौन है, तो वो आगे से ज्यादा ये कहता है कि मेरी किराने की दुकान है। या तो हो ना कि तुम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के सगे भतीजे हो। सर ये बात हमारे गुजरांवाला में कोई कहे ना कि तुम मुझे जानते नहीं हो, कहना फिर तुम मैनू नहीं जानता, दड़ाल। वैसे ये सही कह रहा है। उधर मैंने एक रेडी वाले को, एक अच्छे भले बाउ टाइप आदमी को इतनी फैंटी लगाते हुए देखा कि वेस्पे पे वो जा रहा था बड़ी बॉस की शोस की पहन के। मैंने अपनी आंखों से ये मंजर देखा हुआ, उसकी पता नहीं रेडी लग गई उससे, तो वो स्कूटर के साथ या क्या हुआ।
उसने उसको गाड़ी वाली दे दी। वो उसने को पूछा, उसने मैंने जानता नहीं, कहा 1 मिनट जरा। उसने रेडी साइड पे लगाई, वो कुटिया उन्हें रेडी वाले ने कि ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਸਕੀ ਦਾ ਸੂਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਲ रंग ਦੀ कढ़ाई हो गई। लोग मिन्नतें कर रहे हैं रेडी वाले को, जाने दे यार तेरी मेहरबानी। और बाद में जब उसकी अच्छी तरह ठुकाई हो गई ना, उसे बोला भी नहीं जा रहा था, फिर उसने महीन सी आवाज में कहा, यार तू तो मैंने वाकई नहीं जानता। यार इन्ना बंदा उन्हें ही घुट देना जिन्हें जानता ना। अब देखो मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि ये एक पूरे सिस्टम की कमजोरी की दलालत, ये गवर्नेंस नाम की जहां पे कोई चीज नहीं होगी वहां पे आप ये जुमला इस्तेमाल कर सकते हो ना। अक्सर पूरी दुनिया में लोग फिरते भी हैं, या आपके दोस्त अजीज रिश्तेदार भी वहां रहते हैं, पूरी दुनिया में, अरब मुल्क में, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, लंदन, और यार कहीं पर भी किसी दूसरे मुल्क में आप बता दो, तीसरी दुनिया के अलावा कहीं पे कोई बंदा ये जुमला बोल सकता है कि तुम मुझे जानते नहीं हो। या इवन ये तो जुमला बोलना बहुत दूर की बात है, घरों पे जो नेम प्लेट लगी होती है, किसी ने साथ अपना डेजिग्नेशन लिखा होता है कि जी कलेक्टर कस्टम्स, किसी ने लिखा होता है स्टीफन फ्लावला कलेक्टर कस्टम्स, सिर्फ नाम लिखा होता है। किसी बंदे ने पूरी दुनिया में नंबर प्लेट के साथ प्रेस लिखा होता है, एडवोकेट लिखा होता है? कहीं भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, तस्वुर ही नहीं है यार। यहीं पे तो तफरीक पैदा होती है ना। हाँ जी। आप जो ये कहते हैं कि भाई सारे एक बराबर हैं एक दूसरे के, ये हुक्मरान जेडी भी हुकूमत आती है वो आके कहती है जी हम एक जैसा सबको बराबर समझेंगे, फिर उन्हीं के प्रोटोकॉल जो हैं वो तकसीम शुरू करते हैं, तफरीक शुरू करते हैं। उन्हीं के फिर ये प्लेटें, नंबर प्लेटें जो हैं गाड़ियों की, वो तफरीक शुरू करती हैं। वहीं से ये साइकी शुरू होती है। ये बड़ा है, ये छोटा है, वो तगड़ा है, वो माड़ा है, यहीं से शुरू हो। किसी न किसी अंदाज में हमारे हुक्मरानों की खुद ये ख्वाहिश होती है कि हमारे दोस्त, अजीज, रिश्तेदार जिनको हम ओहदों से नहीं नवाज सके, वो कम से कम इतना प्रोटोकॉल तो चलो एंजॉय करें यार। मतलब एक आंख बंद करके, सॉरी टू यूज दिस, चलो यार इतना तो कर लेने दो, इतना तो यार अगर वो रेफरेंस देता है मेरा तो इतना तो कर। ये भूल जाते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने वालियों को या गवर्नर्स को ये हिदायत की थी खिलाफत संभालने के फौरन बाद कि अपने अजीज दोस्त रिश्तेदारों से इतना फासला रखना कि वो तुम्हारा नाम इस्तेमाल ना कर सके। और फिर जब उन्होंने ज़रई इस्लाहात की तो उनके एक अजीज थे अदी बिन काब, उनकी भी ज़मीन जो थी वो लेके गरीब हारियों में तकसीम की जानी थी ताकि उसको काबिल काश्त बनाया जा सके। तो अदी बिन काब ने भी यही जुमला बोला था कि तुम जानते नहीं मैं उमर का रिश्तेदार हूँ। तो जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक बात पहुंची कि मेरा रेफरेंस दिया जा रहा, तो उन्होंने कहा सबसे पहले इसकी ज़मीन बांटो गरीबों में। यार अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। इस गुफ्तगू में और हमारी जो हालत हो गई हुई है, इसमें ये मिसाल देते हुए भी डर लगता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के मालिक, दोनों जहानों के मालिक, और सहाबा कराम मिन्नतें कर रहे हैं कि हुजूर खुदा के वास्ते ऐसे ना करें, इस तरह हम में ना बैठ जाया करें कि जो कोई बाहर से आपको मिलने के लिए आता है तो उसको पता ही ना चले कि कौन है पैगंबर, कौन है कायनात के मालिक, और खुदा के लिए ऐसे सबके दरमियान बैठे होते। और फिर उसी तरह के हुलिये में, उसी तरह के स्टेटस में, उसी तरह के अपना अंदाज में। और फिर यार कानून की अमलदारी का जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेफरेंस दिया था तो क्या मिसाल दी थी उन्होंने कि खुदा की कसम अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करेगी तो उसके हाथ भी कटेंगे। जी इससे जी, बड़ी और क्या बात हो सकती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जिनका नाम लेना और इस तरह जिक्र करना भी रसूल पाक के लिए बहुत मुश्किल काम था, लेकिन उन्होंने अपनी उम्मत के लिए मिसाल कायम करते हुए इतनी बड़ी बात कह दी। जी जी जी, यहाँ सिर्फ बातें ही होती हैं, अमल अल्लाह माफ करे कोई भी नहीं हम में से कर रहा। बेअमल आलमों की वजह से यहाँ पे नहुसत। अच्छा प्रॉब्लम अब क्या है, देखो ये जो हम कहते हैं तो मुझे नहीं जानते, हम कहते क्यों हैं, हमें कोई नशा है नहीं, हमें फायदा मिलता है तो हम कहते हैं। हम 10 जगह पे जब ये जुमला बोलते हैं ना, तुम मुझे नहीं जानते मैं कौन हूं, तो 10 में से कोई 5-6 जगह पे हमारा काम हो जाता है तो हम कहते हैं ना, वरना हम पागल हैं कि हम कहें। हमें इसीलिए फायदा मिलता है तो हम कहते हैं, लोग डरते हैं तो हम कहते हैं। और लोग कौन डरते हैं, लोग क्यों डरते हैं?
भाई कहीं ना कहीं तो गलत हो रहा है, तो वो डरता है ना दूसरा बंदा। और कहीं पर गलत भी डरते हैं, मतलब वो कहते हैं इसलिए डरते हैं कि जी अगर नहीं करेंगे तो बगैर किसी वजह के हमारी पेटी उतर जाएगी, हमारे खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। सारे ही हम किसी न किसी तरह इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। बराबर के, अवाम भी, हुकूमत भी, सरकारी मुलाजमीन, पुलिस, सारे ही हम किसी न किसी तरह, हम खुद मतलब देख लें, हम अपने आप को किसी न किसी अंदाज में VIP तस्वुर करवाना चाहते हैं। मतलब जहां पर मुझे पता है कि मुझे 5 नहीं तो 7 मिनट में मेरा बिजली का बिल जमा हो जाएगा, लेकिन मेरी ख्वाहिश यही है कि मैं दूसरे गेट से जाके बैंक के दरवाजे से लाइन में लगने की बजाय मैनेजर को कहूंगी मैं जुनैद सलीम हूं, ये मेरा बिल पकड़े। मैं लाइन में लगना पसंद नहीं करूंगा। नहीं तो लगा करो, क्यों नहीं यार अपनी बात करो। फजूल आदमी तुम हो। साथ हमारी भी बेइज्जती कराते हो। लोग क्या कहेंगे कि इनका एंकर देखो अंदरों जाके बिल जमा करा रहे हैं। उन्हें की पता है कि बुजुर्ग के बेचारे को खलोता नहीं जाता। लाइन में खड़े हो गए, स्टेमिना बढ़ता है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। हम तो यंग लड़के बाहर लाइन में खड़े होते हैं, बल्कि लाइन में खड़े होकर ऐसे ऐसे भी कर रहे होते हैं। वाह वाह, क्या बात। और 2 मिनट करने के बाद घुटने की चपनी पकड़ के बैठे होते। गलत बात है। अपन तो जहां भी खड़ा होता है वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। हाँ, ये अलग बात है कि पीछे वालों को देखना पड़ता है कहां से लाइन शुरू हो रही है। इन्हें पता ही नहीं लगता बंदा खलोता है कि गटूरा गए। अच्छा, इसमें बहुत बड़ा जुर्म जो है ना, वो बाअसर कह लो या जो बहरहाल किसी ना किसी तरह से प्रिविलेज्ड माँ बाप है उनका भी है। बजाय ये कि अपने बच्चों को वो इस बात की तलकीन करें कि तुम एक आम आदमी हो, वो खुद अपने बच्चों को कहते हैं कि जहां पर भी कोई मसला हो मेरा नाम ले देना, मेरा नाम ले देना। क्या मतलब है इसका? मेरी बात करवा देना। हाँ, मेरी बात करवा देना। अच्छा, ये जो जुमला ना, तुम मुझे जानते नहीं मैं कौन हूँ, ये सिर्फ एक जगह पे रिस्की होता है। बंदा बीवी के सामने अगर जब कह देता है ना तुम मुझे जानती नहीं, फिर वो बताती है कि मैं सजा हो जाती है ना, कहती मैं ही तो जाननी है। दफ्तर च सारे तेन झूठियां सलामा कर दे। वो भी कहती है कि मैं तेनू भी जान नहीं, तेरे अगले पिछले भी जान नहीं। यहाँ पे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। आज कैमरे चल रहे, कैमरे में बता दो। बाद में बता दूंगा, लोग ना तंग करना शुरू हो जाए। इतने जीरो हैं उसमें तुम्हें लगेगा अंडों की दुकान है। मुझे अच्छी तरह याद है, इतने अंडे मैंने मैट्रिक के इम्तिहान में लिए थे। नाज़रीन, कभी गौर फरमाइए कि हमारे यहाँ गरीब की जिंदगी को गुर्बत ने उतना अजियतनाक नहीं बनाया जितना अमीर की दौलत की नुमाइश ने बना दी है। वाह, सवारी हो, रहन सहन हो या घर, इसी स्टेटस और नुमाइश ने गरीब की जिंदगी को बद से बदतर बना दिया। इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है नई नई दौलत हासिल करने के बाद बदहजमी का शिकार होने वाला नवाब होया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जुनैद, आते ही कौन सी बातें लेके बैठ गए हो? पहले तो मैं माफी चाहता हूँ, आप मेरा फोन नंबर डायल करते रहे हैं और मेरा ख्याल है आपको मिलता नहीं रहा। वेरी सॉरी। मेरा ख्याल है आपके पास मेरा गोल्डन नंबर नहीं है। नहीं, मेरे पास नहीं है जी। वो रखो ना, याद भी हो जाता है, भूलता भी नहीं है, और फीड करने की भी जरूरत नहीं है। चलो बता दो, आज कैमरे चल रहे, कैमरे में बता दो। बाद में बता दूंगा, लोग ना तंग करना शुरू हो जाए। इतने जीरो हैं उसमें तुम्हें लगेगा अंडों की दुकान है। मुझे अच्छी तरह याद है, इतने अंडे मैंने मैट्रिक के इम्तिहान में लिए थे। अब्बू ने तो मेरा मैट्रिक का रिजल्ट देख के ही कह दिया था इस लड़के के पास बड़ी दौलत होगी। बड़े दूर अंदेश थे मेरे अब्बू। उनको पता चल गया, जाहिर है इस अंडों में से चूजे तो निकलना ही है। अच्छा, ये भी आजकल एक नया स्टेटस सिंबल है, अमीर लोगों का एक नया चोंचला है, जैसे वो गरीब का दिल जलाते हैं। ये बेहतर से बेहतर गोल्डन नंबर, सिल्वर नंबर। नहीं जुनैद, इतना कौन सा वो चोंचला है? सिर्फ 10 लाख का तो मिल गया। हाँ, 7 का मिल जाना था। वो तो एक बस दौलत के नशे में धुत, एक वो क्या नाम था उसका, अली नवाज सराफ, वो कंपटीशन में आ गया। बस मैंने कहा अच्छा बच्चू तुझे बताता हूँ। 7 से शुरू हुआ है, 10 पे आके बेचारा रह गया, फिर मैंने 10 का ले लिया। 10 लाख रुपए का फोन नंबर? ये 10 लाख में तो मैंने 2 बच्चों की शादी कर ली। तो इतने दुखी होके क्यों सुना रहे हो? जाहिर है तुम्हारे बच्चे थे, तुम इन्हें ब्याने थे। 10 लाख में क्या, 2 लाख में भी ब्याए जाते हैं। अच्छा जुनैद, बात हो रही थी गोल्डन नंबर की। बात यही है यार कि गोल्डन नंबर पर 10 लाख रुपए जाया करना, तो फायदे भी तो उसके 10 लाख हैं।
अभी मैं जिस चीज को वैसे ही जुबानी बताता हूँ उसे याद हो जाता है। और आजकल तो जरूरत भी थी बहुत ज्यादा नंबर देने की। क्यों? अच्छा। घर बना रहा हूँ ना, आर्किटेक्ट के साथ राब्ता, मटेरियल सप्लायर के साथ राब्ता, इंटीरियर डिजाइनर, सब लोग जो हैं उनको अब मेरा नंबर याद है, फौरन राब्ता करते हैं। अच्छा, घर बनाया है इसलिए यहाँ तक स्मेल आ रही है। नहीं नहीं, घर बनाना क्या है, 38 करोड़ रुपए का बना बनाया खरीदा था, अच्छा नहीं लगा, अब थोड़ा उसकी इंटीरियर डिजाइनिंग चेंज कर रहा हूँ। 38 करोड़ का घर, और वो भी घर लेके गिरा दिया? नहीं गिराया नहीं है भाई, 8 कनाल में घर है, बस इंटीरियर बदला है। यानी मजीद करोड़ों लगा दिया। यार थोड़ी बहुत डिजाइनिंग तो फिर अपनी मर्जी की करनी पड़ती है ना। आपकी भाभी को किचन नहीं पसंद आया, वो चेंज करवाया है, फिर थोड़ा भाभी को तो तुम भी पसंद नहीं आते। यार मैं पसंद नहीं ना भाभी तेरी को, मेरी दौलत तो पसंद है ना। टीवी लॉन्च भी बदला है थोड़ा बहुत, फिर बेसमेंट में होम थिएटर था उसको जरा बदला है, सीटें उसके लिए मैंने सारी मसाज चेयर रखवा दी है। बड़ा मजा ले रहे हैं बच्चे, बड़ा खुश होते हैं, जाके वहां बैठ के फिल्म भी देखते हैं, साथ मसाज करवा रहे होते हैं। मसाज क्यों करवाते हैं बच्चे, बजरी ढोते हैं? यार गरीब आदमी की सोच मेरा ख्याल है बड़ी महदूद सी होती है। मसाज वही नहीं करवाते जो थक जाते हैं। अच्छा, ये एक वैसे ही नशा है। होया साहब नाल मसाज कराਉਂਦੇ बच्चे तो फिल्म की स्टोरी कहीं समझ आਉਂਦੀ। यार आंखों पे हाथ रख के मसाज हो रहा होता है। जुनैद किसी दिन पार्टी करते हैं घर में, आप लोगों को सबको बुलाता हूँ, मजा आ जाएगा आपको देख के। ओ हो डाइनिंग टेबल जो है ना जी, वही माशाल्लाह 100 कुर्सियों का है। 100 कुर्सियों को डाइनिंग टेबल? नून लीग जुलूस तो बाद रोटी ਤੁਹਾਡੇ घर खाते हैं? मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ गरीबों की इन बातों को। तो बुनियादी तौर पे गरीबों की बातों को नहीं, गरीबों की गुर्बत को एंजॉय करते हो। नहीं जुनैद ऐसा नहीं है, दुख भी होता है, जाहिर है मैं भी इंसान हूँ, और मैंने इंसान हो, अगर थोड़ी सी इंसानियत भी होती तो थोड़ा सा एहसास भी करते हाँ थे। जी। ओ भाई इंसानियत इससे बढ़ के क्या होगी। कल की बात सुन लो, 38 करोड़ रुपए का घर खरीदा है और 5-6 करोड़ रुपए अभी उस पे और लग जाना है। अभी घर पहुंचा हूं मिस्त्रियों को देखने के लिए, यकीन मानोगे दरवाजे के आगे एक शकरकंदी वाला रेडी लगा के खड़ा है। और मैंने कहा खुदा के बंदे, 2-3 हजार का टोटल तुमने ऊपर माल रखा हुआ, पीछे 38 करोड़ रुपए की कोठी है, सारा उसका रोब दबदबा खत्म कर दिया था। जुनैद मैंने उस ठेले वाले को ठेले से उठाया है, अंदर ले गया, मैं सारे घर का मैंने चक्कर लगवाया। मैंने कहा देख कितना पैसा लगा हुआ, और तूने 3-4 हजार का ठेला अपना उसके आगे लाके खड़ा कर दिया। मैंने 5,000 रुपया दिया, सारी शकरकंदी उठाई मजदूरों में बांट दी। मैंने कहा आइंदा ना यहाँ खड़े होना प्लीज, तुम्हारी मेहरबानी है। अच्छा, ये तुम्हारे नजदीक बस इंसानियत है। यार इससे ज्यादा क्या इंसानियत होगी। दूसरे दिन भी आ गया ठेला लेके, 5,000 दे दे और सारी शकरकंदी ले ले। ये जो गरीब होता है ना, ये भी बड़ा तेज और चालाक होता है। इसको भी पता होता है कि किसके अंदर इंसानियत है, उसी के मत्थे लगते हैं। खुदा का नाम लें, थोड़ा सा इस बात का एहसास कर लें। 38 करोड़ के घरों पे डींगे मार रहे हो। कभी सोचा है कि लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो खुले आसमान तले सोते होंगे? नहीं तो की करा, कोठी बेच के उसे तंदूर ला लवा 10। खुदा से डरो बस। अल्लाह माफ करे, खुदा से तो हर लम्हे डरते हैं जुनैद। हर महीने कॉलोनी की मस्जिद वालों को 2,000 रुपया देता हूं। बस लो। नाज़रीन, क्या हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। पैसे लूटने वाले बच्चे होते थे ना, वो अक्सर इस ताड़ में होते थे कि लाड़ा जेड़ा ना येरा कोई इधर उधर होवे, ध्यान होता ते अही ओदे हार तक लोट खिंच लई। हालांकि लाड़े का उस दिन ध्यान जो है वो दुल्हन से ज्यादा नोटों वाले हार पे होता था। याहिर है। अच्छा यार यादें माई में मैं ये थोड़े दिन पहले गया हुआ था अपना ननकाना साहब। तो उधर मैंने बारात गुजरते हुए देखी। बहुत मुझे मजा आया, बल्कि मैंने फटाफट मोटरसाइकिल से उतर के लाड़े की पप्पी भी की। होए लाड़ा बेचारा गौरीयर का सी, ते गुलाबी रंग दा उन्हें फुल्लां वाला हार पाया सी, सिर ते उन्हें लाल रंग दी पगड़ी निक्की जी बन्नी सी। ਇਹਦਾ मतलब लाड़ा दूरों साफ नजर आ रहा होगा। मैं कहना जी ਇਹੋ ਜਿਹਾ कि दूरों पता लग रही हो लाल रंग दे थल्ले लाड़ा जी। मई वाली जो चीज थी ना, वो उसने
नोटों वाले हार पहना हुआ। अच्छा। वो मुझे याद आया कि यार ये तो खत्म हो गया हुआ। बहुत ही मुझे ईमान से प्यार आया कि ये तो सबसे अहम चीज होती थी शादी की। किसी के शादी में जाना होता था तो उचेचा जाके नोटों वाला हार कई लोग बनवाते थे, जिन्होंने ज्यादा प्यार का इजहार करना होता था ना जी दूल्हे के साथ या उसके वालों के साथ, वो बकायदा नोटों का हार बनवाते थे। और पांव तक सर, पांव तक। हाँ जी, हाँ जी, तेरे तो पांव तक ही आना, पवने का भी ले लो। 2 रुपए का हार भी हो तो इसके पैरों तक चला जाए। या है रे। अच्छा, उस पे रुपए के नोट लगे होते थे, 100 नोट लगा होता, कईयों के 50 लगे होते। और वो जो स्टेटस के मुताबिक होते थे, आहिस्ता आहिस्ता। और वो जो रुपए का नोट था उसे या समोसे की शक्ल का बना के या फूल सा बना के ना जी तो लगाया जाए। अच्छा सर, मैं तो एक और बात याद करूं, मैं साइडों पे 1-1 रुपए का या 10-10 रुपए का नोट होता था। जो बड़ा नोट होता था ना, वो दरमियान में वो बड़े टिक्के पे सजाया होता था। वही मैं कहने लगा हूं कि वो 10 रुपए का या 50 रुपए का भी नोट लगा होता था जी। तो वो एक बड़ी अट्रैक्शन होती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता 5 रुपए के नोट लगने शुरू हो गए, फिर 10 रुपए के, फिर 50 भी देखे हैं मैं। ते 100 वाला जेड़े बंदे नु पैंदा ही ना जी हार, वो बेचारा ते अपने बूए गई बलहोश हो जाता। वो उस वक्त का अलग रियाज होता था। अच्छा, एक तो नोटों वाले हार देते थे, उनका भी मोहब्बत का इजहार होता था। एक वो लोग भी मोहब्बत का इजहार करते थे जो दूल्हा के करीब बैठ के नोट उतारते जाते थे। मैं कहता हूं जी, जो पैसे लूटने वाले बच्चे होते थे ना, वो अक्सर इस ताड़ में होते थे कि लाड़ा जेड़ा ना येरा कोई इधर उधर होवे, ध्यान होता ते अही ओदे हार तक लोट खिंच लई। हालांकि लाड़े का उस दिन ध्यान जो है वो दुल्हन से ज्यादा नोटों वाले हार पे होता था। यह है। अच्छा, फिर एक कोई कजन या कोई महल्ले का लड़का जिसको हार उतार के लाड़ा कहता था कि यार ये संभाल ले, मैनू गर्मी बड़ी लगन डई। ओदी नजर भी उन्हां हारां चों एक हार ते जरूर हुंदी सी। और फिर वो जो हार होते थे ना जी, हाय हाय हाय, कुछ लोग जो खाते पीते लोग होते थे वो जाके उसको संभाल के रखते, अलमारी शलमारी में टांग लेते थे कि किसी और की शादी होगी तो उधर हम ले जाएंगे। लेकिन यार आम तौर पे गुर्बत के हाथों 3 दिन नहीं गुजरते थे, बीवी कहती थी जो भिंडियां लेके आओ, उसी हार में से 100 का नोट। मैं उधर भी आ रहे, मैं जुनैद सलीम वाले भी आ रहे। कुछ तो अपने हार टांग लेते थे, कुछ को जो बेचारों को जरूरत होती थी कि भाई नहीं अपना अखबार दे दफ्तर वो फिर नोट ला के तो उन्होंने हल्का जिहा छट्टा ला के इस्त्री करके सीधे कर देते ताकि पता ना चले। हाँ जी, उतरा हुआ है। हार तो ला के ले आंदा है, नोट सीधे सुधे करके तो फिर सब्जी गोश्त लेने जाते। और कई नोट फट भी जाते थे पिन की वजह से सर, खींचते हुए। अब पिन उतारते हुए कई बीच में से फट भी जाते। ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੋਟ ਸਿੱਧੇ ਟੈਂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ। ये भी बहुत अच्छी बात है। वो टेंटों वालों को पैसे उसे देने के लिए ना जी, वो 3, 4, 5, 6 हार जितने भी पड़े होते थे, उन सब के रात को ना जी 4-5 लड़के इकट्ठे होकर नोट उतार के सीधे करते थे कि सवेरे टेंटा वाले का 6000 रुपया देना है, हारा तो पूरा होना जी। अजीजी भाई, कुछ घरानों में ये भी रिवाज था कि वही नोटों वाले हार बहनों को, फूफियों को दे के शादी के बाद घर से विदा किया जाता था। बहुत अच्छी बात है, ये भी मुझे याद है वाकई कि वो जो बच्चियां ब्याही हुई होती थी ना, वो आती थी बहन की शादी पे या भाई की शादी पे, तो उनको वो नोटों वाले हार दे के तो भेजा जाता था। फिर उनका खामन जो होता था ना जी गोगा, वो कहता था ये ला मैं कुलचे लेके आऊं। प्लीज, गोगे को नोटों वाला हार पहनाया जाए उसके लिए तो 50 लाख रुपया चाहिए था, सिर्फ जोड़ने के लिए चाहे रुपया ही डालना। जब गोगे ने जो नोटा वाला हार पवा के ते बाहर कढ़े है ना, ते महल्ले दा बुजुर्ग कहंदा वड्डी ते बड़ी दूर है, वाड़ा पहले ही ले लिया जी। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। और आज की छोटी सी बात ये कि खुशामद में बहुत ताकत है, लेकिन एक बात याद रखिए कि तारीफों के पुल के नीचे हमेशा मतलब की नदियां बहती हैं। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।